Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 14 and from this lecture we are going to start our new unit, that is welding process. This is your unit number 3rd. Already we have covered unit number 1st and unit number 2. So in this session we are going to look into some definition and the classification of welding processes. Also we are going to look into the metallurgy in welding process. Okay, so let's get started with this session. So started with the definition. So here is your definition of welding process. It is the process of joining two or more similar metals or dissimilar metals with or without application of heat, with or without application of pressure, with or without application of filler metals. ओके, तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे इतने बार और ये वर्ड्स क्यों बार बार यूज़ किया गया है। तो देखिए, वेल्डिंग प्रोसेस की काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स है। ओके, हो सकता है कि आप ज्वाइन कर रहे हो दो सिमिलर मेटल्स, हो सकता है आप ज्वाइन कर रहे हो दो अलग अलग मेटल्स, है ना। हो सकता है आप ज्वाइन कर रहे हो दो मेटल्स को एप्लीकेशन के साथ हीट के। ओके, हो सकता है कि आपको मेटल ज्वाइनिंग करने के लिए हीट की ज़रूरत भी ना पड़े, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया है कि ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर सिमिलर मेटल्स और डिसिमिलर मेटल्स विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हो सकता है उसे ज्वाइनिंग करने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़े या फिर ना भी पड़े। विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, हो सकता है आपको उसे ज्वाइनिंग करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत भी ना पड़े या फिर हो सकता है कि आपको प्रेशर देना भी पड़े। ओके, विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मेटल्स। तो फिलर मेटल जो होता है, हो सकता है कि आपके दो मेटल में कोई ग्रूव हो, यानी कि कोई खाली स्पेस हो, तो ये स्पेस को भरने के लिए कोई फिलर मेटल का यूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं कि फिलर मेटल। अगर ये 5 mm से कम का गैप हो तो फिलर मेटल भरने की ज़रूरत नहीं होती है, और 5 mm से ज़्यादा का अगर गैप हो किसी दो मेटल को ज्वाइनिंग करते समय, तो हो सकता है कि आपको उसके बीच में कोई फिलर मेटल डालना पड़े। ओके, तो ये रही डेफिनेशन। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर सिमिलर और dissimilar metals with or without application of heat, with or without application of pressure, with or without application of filler metals. ओके, सो फिर देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है फ्यूजन और नॉन फ्यूजन मेथड्स में। ओके, तो कुछ मेथड्स होती है आपकी जिसमें आपको फ्यूजन प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ में आपको नॉन फ्यूजन का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये फ्यूजन और नॉन फ्यूजन होता क्या है। तो फ्यूजन वेल्डिंग जो होती है, बाय मेल्टिंग ऑफ द पेरेंट मेटल्स इफ अ जॉइंट इज प्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड एज द फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पेरेंट मेटल्स क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये होता है कि जिस पे आप वेल्डिंग कर रहे हो, ये आपका एक्चुअल वर्क पीस होता है, तो इसे कहते हैं पेरेंट मेटल्स। तो अगर इस पेरेंट मेटल को आप मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट कैसे होगा? बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। अगर इस पेरेंट मेटल को आप मेल्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिक्विड स्टेट जैसे में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका कुछ मिक्सिंग हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। जैसे आप दूध में पानी मिला रहे हो तो ये क्या हो रहा है? दूध और पानी का फ्यूजन हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे पेरेंट मेटल का आप क्या कर रहे हो? मेल्ट कर रहे हो। तो ये मेल्ट की वजह से क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है इस बेस मटेरियल का। ओके, तो इस मेल्टिंग के हेल्प से आप जो जॉइंट यूज़ कर रहे हो, जो जॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर कैटेगरीज आती है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग और रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग। तो ये अलग अलग इसके फ्यूजन वेल्डिंग के सब टाइप्स हो गए। ओके, फ्यूजन वेल्डिंग के कौन से सब टाइप्स हो गए? गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग। ओके, तो अब देखते हैं कि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है। डेफिनेटली इसके अपोजिट होगा, विदाउट मेल्टिंग ऑफ पेरेंट मेटल। Okay, without melting of parent material, if a joint is produced, it is called as the non-fusion welding. Okay, क्लियर है? तो फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का सिर्फ डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इस पेरेंट मेटल को मेल्ट कर रहे हो और यहाँ पे आप इस पेरेंट मेटल को मेल्ट नहीं कर रहे हो। तो नॉन फ्यूजन के अंडर में आते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और सम अलाइड प्रोसेसेस। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको जो सब टाइप्स दिए हैं, इसके फिर से क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप फिलहाल को इसी सब टाइप को याद रखें। तो जैसे जैसे आप आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये कौन से वेल्डिंग किस प्रकार के होते हैं,
तो वहाँ पे हम इसके सब टाइप्स पे देखेंगे। ओके, तो बाद में देखते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है, ये वेल्डिंग प्रोसेस का, यानी कि इसके एक्चुअल ग्रेन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आप जब देखते हो इस वेल्डिंग के प्रोसेस को या फिर इस मटेरियल को जो भी जिस पे भी आप वेल्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती है, तो ये होती है मेटलर्जी। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो कट सेक्शन है, तो मान लीजिए ये है पेरेंट मेटल्स। ओके, ये है आपके पेरेंट मटेरियल्स। इसके बीट में जो आपको ये बीड दिखाई दे रहा है, ये है आपका वेल्डिंग किया गया हुआ पार्ट। ओके, बीड। तो ये जैसे बीड ऐसा जो दिखाई गया है, ये इसलिए दिखाई गया है, यहाँ पे फिलर मेटल का यूज़ किया गया है। ओके, फिलर मेटल, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 5 mm से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, एक बीड बन गया। ये फिलर मटेरियल यहाँ पे आके फिल हो गया। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे आपका वेल्डिंग टॉर्च अप्लाई करोगे, तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से इसका फ्यूजन हो जाएगा और ये दोनों मेटल्स एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो फेज़ आता है, देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे जो फेज़ दिखाई दे रहा है आपका है लिक्विड वेल्ड मेटल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लिक्विड का मेल्टेन मेटल होगा। उसके बाद पॉइंट सी पे देखिए, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मेटल होगा। ओके, मतलब यहाँ पे इस जो मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वहाँ तक कि आपको टेम्परेचर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एट द पॉइंट सी। उसके बाद एट द पॉइंट बी देखिए, ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से लेके सी से लेके बी तक। ओके, सी से लेके बी तक आपका जो है ये बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसे कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। देखिए यहाँ पे जो आप हीट अप्लाई कर रहे हो एट द पॉइंट ऑफ बीड, तो इसका अफेक्ट जाहिर सी बात है, इसका अफेक्ट जो होगा इसके साइड में होगा। तो इसके साइड में जहाँ तक इसका इफेक्ट होता है उसे कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन, इन शॉर्ट HAZ। ओके, और ए पॉइंट तो आपका बेस मटेरियल है, तो ए पॉइंट आपका बेस मटेरियल हुआ, बी से लेके सी आपका हीट अफेक्टेड जोन हुआ, जिसका आपका बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे जो आप जहाँ पे एक्चुअल टॉर्च आपका अप्लाई कर रहे हो, ये है लिक्विड वेल्ड मेटल, जिसके वजह से इस दोनों के बीच में फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और दोनों के बीच में जॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रहा आपका ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द बेस मटेरियल। ओके, तो ये रही आपकी पहली फिगर। दूसरी फिगर में देखिए, इसमें दिया गया है कि आपका एक ग्राफ कैसे शो होता है, चेंज इन थर्मल कंडीशन। ओके, आपके थर्मल कंडीशन में चेंजेस कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे आपने हीट अप्लाई किया, यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस में देखिए, फ्यूजन में तो ये हुआ। यहाँ पर जैसे आप फ्यूजन प्रोसेस में हीट अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे लॉन्ग कॉल्यूमिनर ग्रेन्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। ओके, लॉन्ग ग्रानुलर कॉल्यूमिनर स्ट्रक्चर आपका प्रोड्यूस होता है इस मटेरियल में। जैसे जैसे आप हीट को दूर लेकर जाओगे इस मटेरियल के, तो आपका जो ग्रेन की साइज होती है वो फाइन होते चली जाती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे आपका लॉन्ग कॉल्यूमिनर ग्रेन्स बन रहा है। जैसे ही आप उसके साइड में चले जाओगे, तो आपको कोर्स ग्रेन मिला देंगे। कोर्स यानी कि समवॉट लार्ज ग्रेन्स। ओके, नॉट टू फाइन, नॉट टू लॉन्ग, बट इन बिटवीन दी फाइन एंड दी लॉन्ग ग्रेन्स। ओके, तो आपका जो मेटेरियल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसका कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फिर से आप उससे दूर जाओगे, तो यहाँ पे आपको कोई फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों है, तो ये इसके लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। आपका एक प्रीवियस सब्जेक्ट था, देखिए हीट प्रोसेस, तो उसमें आपको दिखाया गया होगा कि जैसे जैसे आप अलग अलग मटेरियल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हो, तो उसमें अलग अलग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक जैसे हीट करते हो, तो उसमें अलग अलग आपको ग्रेन्स फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। ओके, तो कुछ में आपको लॉन्ग कॉल्यूमिनर दिखाई देगा, कुछ में कोर्स दिखाई देगा और कुछ में फाइन दिखाई देगा। ओके, तो ये इसलिए होता है कि तो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर सडनली अप्लाई करोगे, तो हो सकता है ये सबसे पहले यहाँ से कूलिंग होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे कूल होगा, उसके बाद सेकेंड फेज पे कूल होगा, फिर थर्ड फेज पे कूल होगा। तो जिस तरह से आप इसे स्लोली स्लोली कूल करते हो, उसी डायरेक्शन से इसके लॉन्ग, कोर्स और फाइन रिस्पेक्टिवली ग्रेन मैन्युफैक्चर होते हैं। ओके, तो जितने जल्दी आप उसे ठंडा करोगे, उतना लॉन्ग ग्रेन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जितना स्लोली आप उसे ठंडा करोगे, उतना ही आपको फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसी फाइन स्ट्रक्चर का
जो भी लॉन्ग और फाइन स्ट्रक्चर आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका इफेक्ट होता है आपके मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है जो दिखा रहा है कि आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी कैसे कैसे चेंज होगी। तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे जैसे जैसे लॉन्ग कॉल्यूमिनार ग्रेन्स है तो आपकी डक्टिलिटी बढ़ते बढ़ते जा रही है। ठीक है, ये ग्राफ देखिए इंक्रीजिंग है, इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ से आपकी यहाँ से डक्टिलिटी बढ़ रही है, फिर आपकी डक्टिलिटी फिर से बढ़ रही है, और जैसे ही आपका यहाँ पे ग्रेन स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, वैसे ही आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा हीट आपका ग्रेन का स्ट्रक्चर बड़ा होगा उतनी ही उसकी डक्टिलिटी उसकी उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ती जाएंगी। सॉरी, मैंने आपको एक ग्राफ गलत बताया, ये नीचे से ऊपर जाने वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रेंथ का है। ओके, तो जैसे जैसे उसका आप स्ट्रक्चर आप फाइन होते जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होंगी, बढ़ते जा रही है। देखिए, तो आप इस पे से कंक्लूड कर सकते हो कि जितना फाइन ग्रेन्स होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होंगी उस मटेरियल की। उसके बाद देखिए कि डक्टिलिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए पहले डक्टिलिटी बढ़ रही है, उसके बाद डिक्रीज होती है। ओके, डक्टिलिटी पहले बढ़ रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद कांस्टेंट जा रही है। तो आप इस पे से कंक्लूड कर सकते हो कि जितना ज़्यादा आपका ग्रेन स्ट्रक्चर लंबे लंबे या दूर दूर होंगे उतनी उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होंगी, बराबर है ना, उतनी उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना उसका फाइन ग्रेन होगा उतनी उसकी डक्टिलिटी कम होते जाएंगी। ओके, सो दीज आर द रीजन्स इन दी बिल्ड बीड। तो अब बात आती है कि इस मेटलर्जी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप दो बेस मटेरियल को ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो फेल्योर है, ओके, तो वो इसी ज्वाइनिंग के पॉइंट पे ही आपको दिखाई देगा। ओके, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये ज्वाइनिंग इस तरह से हो कि आपका ये मटेरियल जो है फेल ना हो, या पे आपका ब्रेक ना हो। ओके, ये आपका ब्रेक ना हो। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे कम से कम स्ट्रेंथ है आपकी। तो सबसे कम स्ट्रेंथ कहाँ है आपकी, जहाँ पे आप वेल्डिंग का जॉइंट बना रहे हो। तो देख लीजिए कभी भी आप किसी भी दो मेटल को अगर ज्वाइंट कर रहे हो तो आपका ब्रेकेज भी वही हो रहा है। तो इसका सादा और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो आपके हाथों में जो आप अपने गोल्ड की ऑर्नामेंट्स पहनते हो, रिंग पहनते हो, ठीक है, आपके मम्मी पहनते होंगे, आपके पिताजी पहनते होंगे, तो उनका गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को कभी देखिए कि वहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे उसे ज्वाइंट किया गया होगा। तो आपका जो मटेरियल है गोल्ड का हो या सिल्वर का हो, उसी पॉइंट पे ब्रेक होता है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसी पॉइंट पे कम होती है, बराबर है। तो इस पॉइंट को आप फिर से नोटिस कीजिए आपके घर में। ओके, तो ये रही आपकी मेटलर्जी इन वेल्डिंग। सो सिंस द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द वेल्ड बीड will be cooled slowly, the long columnar grains will be developed and the outward direction grains will be become the finer and the finer। तो जैसे जैसे आप सेंटर में आ रहे हो वहाँ पे आपको लॉन्ग कॉल्यूमिनर ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे तो आपको एक फाइन और फाइन ग्रेन्स दिखाई देंगे। सो दैट द डक्टिलिटी एंड द टफनेस ऑफ द बीड मेटल इज एट द सेंटर विल बी हाइयर। ओके, तो सबसे सेंटर में आपकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा डक्टिलिटी होगी ऑब्वियसली उसी पॉइंट पे ब्रेक होगा ना आपका मटेरियल। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद और ये कोई टेक्निकल इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि प्रीवियस आपका जो फिगर था उसी को थोड़ा सा आप माइंड में फिर से लाइए। तो मेटल इज हीटेड ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर अप टू फ्यूजन एंड द फॉलोड बाय कूलिंग टू द एम्बियंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका मेटल जो है आप अलग अलग टेम्परेचर पे से हीट कर रहे हो और उसके बाद उसे ठंडा कर रहे हो नॉर्मल टेम्परेचर पे। बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग द मटेरियल फॉर away from the weld bit will be simply warm up, but as the weld area is approaches the progressively high temperature are obtained resulting in corresponding complex microstructure। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर में जितना अलग अलग डिफरेंस दिखाई देगा उतने ही आपके ग्रेन स्ट्रक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्ट्रक्चर दिखाई देंगे। The heating and the cooling results in the setting of the internal stresses and the plastic strain in the weld। तो जितना आप हीट कर रहे हो, कूल कर रहे हो, हीट कर रहे हो, कूल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस आपको दिखाई देंगे। ओके, प्लास्टिक स्ट्रेन भी उसमें आपको दिखाई देगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो वो टर्म्स के बारे में देख लीजिए कि ऑटोजीनियस क्या होता है। ऑटोजीनियस, a joint produced without filler material is called as autogeneous and it is weld zone, its compares of the
रीसॉलिडिफाइड बेस मटेरियल। तो ऑटोजेनस किसे कहते हैं? जिसमें आप फिलर मेटल का यूज़ नहीं कर रहे, मतलब आपके जो पेरेंट मेटल्स है उसी को आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हो, किसी और एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो ऑटोजेनस। उसके अपोजिट वेल्ड मेटल किसे कहते हो? अ जॉइंट प्रोड्यूस विद द फिलर मेटल्स। ओके, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसमें दोनों जॉइंट में फिलर मेटल डाल रहे हो, इज कॉल्ड एज वेल्ड मेटल्स। After the application of heat and the introduction of the filler metal into the weld area, the molten weld metal is allowed to cool and ambient temperature। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, फिलर मेटल को हीट कर रहे हो और दोनों के जॉइंट के बीच में उसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस वेल्ड एरिया के, और उसे सडनली कूल कर रहे हो एम्बियंट टेम्परेचर पे। तो ये रहा दोनों में डिफरेंस, ऑटोजेनियस और वेल्ड मेटल में, ऑटोजेनियस मेटल में और वेल्ड मेटल में। तो थोड़े से बीड जियोमेट्री के बारे में भी देख लेते हैं। बीड क्या होता है? एक्चुअल पार्ट जो होता है आपका, जो एक्सटेंडेड पार्ट बाहर आया है ना जॉइंट के बीच में, उसे कहते हैं बीड जियोमेट्री। इस फिगर में देखिए, ये देखिए, ये जो आपका स्क्वायर सेक्शन है ये आपका पेरेंट मेटल है, जहाँ पे ये डीप पेनिट्रेट हुआ है उसे कहते हैं पेनिट्रेशन, एरिया ऑफ पेनिट्रेशन। जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर आया है बीड का उसे कहते हैं री इन्फोर्समेंट, एरिया ऑफ री इन्फोर्समेंट। ओके, तो इसी को कहते हैं बीड की ज्योमेट्री। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट सोर्स वी आर डिपॉजिटिंग द लिक्विड मेटल एट द जॉइंट। तो आप जैसे हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ हीट देने के बाद इस गैप के बीच में आप मेटल का लिक्विड फिल कर रहे हो। तो जहाँ तक ये फिल होगा उसे कहते हैं पेनिट्रेशन। ओके, द डेप्थ अप टू विच द मेटल इज लिक्विफाइड इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन। तो जहाँ तक अपना ये लिक्विफाइड होगा, मेटल सॉलिड से लिक्विड होगा, उसे कहते हैं पेनिट्रेशन। देयर विल बी अ राइज्ड portion of the metal of parent metal called as reinforcement। ओके, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ऊपर, राइज पोर्शन, उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट, और जितना ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है उसे कहते हैं पेनिट्रेशन। तो अब बात आती है कि डाइल्यूशन क्या है। तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला है एरिया ऑफ पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पेनिट्रेशन प्लस एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि टोटल एरिया। ये जो भी हैचिंग लाइन में आपको दिख रहा है ये होगा टोटल एरिया, एरिया ऑफ पेनिट्रेशन प्लस एरिया ऑफ री एनफोर्समेंट, ये हो गया आपका टोटल एरिया। और उसके न्यूमरेटर में अगर एरिया ऑफ पेनिट्रेशन आता है तो इसे प्रोसेस को कहते हैं आप डाइल्यूशन। ये हो गया फॉर्मूला आपका डाइल्यूशन का। ओके, तो इसके बारे में आपको आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में पता चलेगा कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये। ओके, तो ये रही कुछ टेक्निकल बातें ऑटोजेनस, वेल्ड मेटल एंड बिल्ड जियोमेट्री। तो आज के लेक्चर्स के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे या फिर आपके गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे आज